नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। आज की शुरुआत करेंगे अमीनुल हक पर दिए गए एक ऐसे फैसले से जिसने नागरिकता साबित करने के नियमों पर नई बहस छेड़ दी है। फिर बात करेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हुए बड़े खुलासे की, जहां चंपत राय के एक बयान ने नई सवाल खड़े कर दिए हैं। गुजरात हाईकोर्ट का हिंदू विवाह पर अहम फैसला, खामनी के अंतिम संस्कार को लेकर भारत के नेताओं को मिला न्योता, चीन की सीमा पर नई हलचल, भारत पाक बातचीत की नई मांग और व्हाट्सएप पर सरकार का बड़ा एक्शन। बुलेटिन में जानेंगे देश और दुनिया की जरूरी खबरें, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं सत्य हिंदी के ऐप को लेकर एक सूचना भी। आज के दौर में जब हर तरफ शोर है और सच्ची खबरें ढूंढना मुश्किल हो गया है, तब आपको सत्य हिंदी ऐप पर मिलेंगी सिर्फ खबरें, कड़े सवाल और गहरी पड़ताल भी। आप हमारा ये बुलेटिन भी सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक क्लिक करें और जुड़ें उस सच के साथ जो आपसे सीधे सरोकार रखता है। अब जानते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। 15 दस्तावेजों के बावजूद नागरिकता साबित करने में नाकाम रहे अमीनुल हक, हाईकोर्ट का फैसला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चंपत राय बोले, चोरी की जानकारी पहले थी, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं, हिंदू विवाह के लिए 7 फेरे भी जरूरी। गुजरात हाईकोर्ट का फैसला। खामनी के अंतिम संस्कार के लिए खड़गे, सलमान, महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं को बुलावा। अरुणाचल प्रदेश सीमा पर चीन की कथित घुसपैठ, सेना ने सभी आरोपों को बताया बेबुनियाद। शुरुआत करते हैं 15 दस्तावेजों के बावजूद भी नागरिकता साबित करने में फेल रहे अमीनुल हक से। 15 दस्तावेजों के बावजूद अमीनुल हक अपनी भारतीय नागरिकता साबित नहीं कर सके। असम में गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले को सही माना। दरअसल अमीनुल हक दिहाड़ी मजदूर हैं। उन्होंने कहा कि वो जन्म से भारतीय नागरिक हैं। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के नाम 1951 के एनआरसी में दर्ज थे। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड भी अदालत में पेश किए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र के कटाव के बाद परिवार दूसरी जगह बस गया। बाद में मतदाता सूची में भी परिवार के नाम जुड़े। अमीनुल ने 1951 का एनआरसी रिकॉर्ड दिखाया। उन्होंने 1966 से 2017 तक की वोटर लिस्ट भी पेश की। इसके अलावा जमीन के दस्तावेज, स्कूल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी दिए। उनका कहना था यही उनकी नागरिकता का सबूत है। उन्होंने ये भी कहा कि नाम की स्पेलिंग में मामूली गलती है, इससे उनकी नागरिकता पर सवाल नहीं उठना चाहिए। हाईकोर्ट में उनके वकील ने यही दलील दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का भी हवाला दिया, लेकिन अदालत इस दलील से सहमत नहीं हुई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पैन कार्ड और वोटर आईडी नागरिकता का सबूत नहीं माने जाते। सुनवाई के दौरान वोटर लिस्ट में भी उम्र और पते को लेकर कई खामियां मिली। इन अलग अलग गांव के रिकॉर्ड में परिवार की कोई स्पष्ट कड़ी नहीं जुड़ी। इसी वजह से अदालत ने व्यक्त की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पेश की गई एनआरसी कॉपी कानूनी रूप से वैध नहीं थी। स्कूल सर्टिफिकेट और जमीन के कागजात भी पर्याप्त नहीं थे। इन्हीं कारणों से हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। हालांकि अमीनुल के पास अभी कानूनी राहत के दूसरे विकल्प खुले हैं। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में नया खुलासा हुआ है। ट्रस्ट ने माना कि चोरी की जानकारी पहले मिल गई थी। पूछताछ में चंपत राय ने बड़ी बात स्वीकार की। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने माना कि एफआईआर तुरंत नहीं कराना गलती थी। उन्होंने बताया कि मई में आखिर में चोरी का पता चला। इसके बाद ट्रस्ट के अंदर ही अंदर जांच शुरू की गई। चंपत राय का कहना है कि पहले पुलिस नहीं बुलाई गई, आरोपियों पर ट्रस्ट स्तर पर नजर रखी गई। उन्होंने कहा कि संदिग्ध लोगों को वॉल्ट रूम से दूर रखा गया, लेकिन उन्हें शक होने नहीं दिया गया। चंपत राय ने यह भी माना कि आगे की कार्रवाई उनके अधिकार में नहीं थी। रिपोर्ट में के मुताबिक इसलिए मामला आगे नहीं बढ़ाया गया। इसी बीच पुलिस ने इन दावों की पुष्टि नहीं की। अधिकारियों ने पूछताछ की जानकारी साझा करने से इनकार किया। अब सवाल उन लोगों की नियुक्ति पर भी उठ रहे हैं। आखिर उन्हें इतनी जिम्मेदारी किसने दी थी? चंपत राय ने अकेले जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि फैसले ट्रस्ट के दूसरे सदस्य भी मिलकर लेते थे। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों को टीम में शामिल करने का दबाव भी बनाया गया। यह दबाव ट्रस्ट के प्रभावशाली सदस्यों पर लगाया जा रहा है। अब ये मामला लगातार बड़ा होता जा रहा है। जांच है ट्रस्ट के फैसलों तक पहुंच गई है। रिपोर्टों के मुताबिक इस पूरे विवाद से संघ नेतृत्व भी चिंतित है। आने वाली बैठकों में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। अयोध्या के पूर्व कार्य सेवक संतोष दुबे ने एक बड़ा बयान दिया। एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ तीखे तेवर दिखाए। दुबे ने कहा कि वो मौत से बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। उन्होंने चंपत राय और उनके साथियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि मैं मौत से नहीं डरता, आखिरी सांस तक चंपत राय और गैंग से लड़ूंगा। मंदिर इनसे
मुक्त कराएंगे। दुबे ने दावा किया कि अयोध्या के लोग मंदिर व्यवस्था को लेकर बेहद आक्रोशित है। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बयान के बाद अब धीरेन्द्र शास्त्री के हालिया बयानों पर भी सवाल उठ रहे हैं। शास्त्री ने दावा किया था कि अभी केवल छोटी मछलियां ही पकड़ी गई हैं। उन्होंने कहा था कि अगर वो पर्ची खोल दें तो उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। वो राम मंदिर चोरी मामले के दोषियों का नाम जानते हैं। कहा जा रहा है कि इनको किससे डरने लगने लगा। क्या ये डर से नहीं बोल रहे हैं या कुछ और कारण है? हिंदू विवाह में सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं, 7 फेरे भी जरूरी है। गुजरात हाई कोर्ट ने हिंदू विवाह पर यह फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन से शादी मान्य नहीं होगी। कोर्ट ने साफ कहा कि 7 फेरे जरूरी हैं। इनके बिना हिंदू विवाह पूरा नहीं माना जाएगा। अदालत के मुताबिक शादी सिर्फ कागजी प्रक्रिया नहीं है, ये धार्मिक और सामाजिक संस्कार भी है। कोर्ट ने कहा कि शादी सिर्फ गाना बजाना नहीं होती, इसके लिए जरूरी रस्में निभाना भी जरूरी है। इन रस्मों में सबसे अहम 7 फेरे हैं। इसी रस्म से विवाह को धार्मिक मान्यता मिलती है, साथ ही सामाजिक और कानूनी पहचान भी मिलती है। ये फैसला एक पारिवारिक विवाद के दौरान आया। मामला एक NRI दंपति से जुड़ा था। याचिकाकर्ता ब्रिटेन में रहते हैं जबकि महिला अहमदाबाद में रहती है। उन्होंने अदालत में से शादी को अमान्य घोषित करने की मांग की थी, लेकिन फैमिली कोर्ट ने यह मांग ठुकरा दी थी। अब गुजरात हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, साथ ही हिंदू विवाह कानून को भी स्पष्ट किया। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनी के अंतिम संस्कार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद और पवन खेड़ा को निमंत्रण मिला है। ईरान ने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए भारत सरकार को आधिकारिक निमंत्रण भेजा। प्रधानमंत्री मोदी को भी वहां जाने का खास न्योता मिला था। हालांकि पीएम अपने पूर्व निर्धारित विदेश दौरों के कारण वहां नहीं जा पाएंगे। मोदी जी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पर रहेंगे। उनकी जगह भारत सरकार का एक विशेष प्रतिनिधिमंडल वहां ईरान भेजा जा रहा है। इस दल का नेतृत्व बिहार के गवर्नर सैयद अता हसनैन कर सकते हैं। हालांकि प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन शामिल होगा यह अभी पूरी तरह तय नहीं हुआ है। PDP अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को भी वहां से बुलावा आया है। खबरों के अनुसार वो तेहरान जाकर ईरान की जनता और नेतृत्व के प्रति शोक व्यक्त करेंगे। महबूबा मुफ्ती के अलावा जम्मू कश्मीर के 5 प्रमुख शिया धर्म गुरुओं को भी आमंत्रित किया गया है। यह अंतिम संस्कार 3 जुलाई से 9 जुलाई तक तेहरान और कुम में होगा। अंत में खामेनी को मशहद के पवित्र स्थल पर पूरी गरिमा के साथ दफनाया जाएगा। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, आगे देखिए। अरुणाचल सीमा पर चीन की हरकत, सेना ने दावे नकारे। RSS के बाद भारत पाक वार्ता शुरू करने की उठी नई मांग। विजय की पार्टी TVK में शामिल होंगे AIADMK के बड़े नेता और व्हाट्सएप के नए फीचर पर सरकार की सख्त रोक। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि चीन अरुणाचल सीमा पर नई सड़क बना रहा है। ये इलाका मैकमोहन रेखा के पास है, जिसे लेकर दोनों देशों में मतभेद है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चीन उनकी जमीन पर कब्जे की कोशिश कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सबनसिरी जिले में नहा वेलफेयर सोसाइटी ने बड़ा दावा किया। इस आदिवासी समुदाय का कहना है कि पिछले 6 सालों में चीनी सेना ने धीरे धीरे उनके पारंपरिक चरागाहों, शिकार और खेती वाली जमीन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने राज्य सरकार को एक ज्ञापन सौंपकर ये जानकारी दी। सोसाइटी का आरोप है कि चीन ने भारतीय सीमा के अंदर सड़कें, कैंप और अन्य ढांचे खड़े कर दिए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से अपील की है कि वो तुरंत मौके पर जाकर जांच करें। हालांकि भारतीय सेना ने इन सभी दावों को पूरी तरह गलत बताया। सेना का कहना है कि ऐसी खबरें आधारहीन हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है। इसके जवाब में भारत ने भी अपनी सीमा पर विकास का काम तेज कर दिया है। भारत और पाकिस्तान की 117 प्रमुख हस्तियों ने दोनों देशों के प्रधानमंत्री मोदी और शहबाज शरीफ को खुलकर पत्र लिखकर सभी लंबित मुद्दों पर फिर से बातचीत शुरू करने की अपील की। पत्र में जम्मू कश्मीर पर चर्चा दोबारा शुरू करने, दोनों देशों के बीच तनाव कम करने, सैन्य मौजूदगी घटाने और स्थानीय शांति की दिशा में कदम उठाने की मांग की गई। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध बहाल करने, वीजा सेवाएं शुरू करने, व्यापार और बस सेवाएं फिर से शुरू करने तथा लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की भी अपील की गई है। इस पत्र पर जम्मू कश्मीर के कई नेताओं, पूर्व अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर हैं। वहीं बीजेपी ने इस पहल का विरोध किया।
बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कहा कि ये पत्र पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत का रुख बिल्कुल साफ है, आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। बीजेपी का कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकवाद पर और घुसपैठ पूरी तरह बंद नहीं करता, तब तक सामान्य बातचीत का कोई सवाल ही नहीं उठता। हालांकि इसके बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान से बीजेपी पर पलटवार किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत का समर्थन किया था। तमिलनाडु की राजनीति में आज एक बहुत बड़ी हलचल देखने को मिलेगी। अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके में आज कई दिग्गज नेता शामिल होने जा रहे हैं। मामल्लापुरम के एक रिसोर्ट में आयोजित कार्यक्रम में यह बड़ा फेरबदल होगा। एआईएडीएमके के कम से कम 5 पूर्व मंत्री आज अपनी पुरानी पार्टी छोड़ेंगे। इनके साथ ही करीब 15 पूर्व विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ता टीवीके का दामन थामेंगे। करूर और पुदुकोट्टई के कई स्थानीय नेता भी आज टीवीके की ताकत बढ़ाएंगे। विधानसभा चुनाव के बाद एआईएडीएमके के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। हाल ही में पार्टी के 4 अन्य पूर्व मंत्री भी टीवीके में शामिल हुए थे। टीवीके अब अपनी संगठनात्मक मजबूती के लिए अनुभवी नेताओं को साथ जोड़ रही है। आने वाले चुनावी मुकाबलों के लिए विजय अपनी जमीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। व्हाट्सएप ने हाल ही में दुनिया भर में यूजर नेम फीचर शुरू करने का ऐलान किया था। इस फीचर के जरिए लोग बिना नंबर शेयर किए एक दूसरे से जुड़ सकते थे, लेकिन भारत सरकार ने इस पर तुरंत रोक लगा दी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने मेटा को सख्त नोटिस भेजा। सरकार का कहना है ये नया फीचर देश में अपराध बढ़ा सकता है। इससे धोखाधड़ी, फिशिंग और डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में बढ़ोतरी की आशंका है। सरकार को डर है कि गलत लोग फर्जी नाम से लोगों को गुमराह कर सकते हैं। मेटा से कहा गया है कि सरकार की सहमति के बिना इसे लॉन्च न करें। कंपनी से 3 दिनों के भीतर इस पर विस्तृत स्पष्टीकरण भी मांगा गया। हालांकि व्हाट्सएप का दावा था कि इससे लोगों की गोपनीयता और सुरक्षा बढ़ेगी। व्हाट्सएप ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना फोन नंबर के ऐप इस्तेमाल नहीं होगा। फिलहाल सरकार ने सुरक्षा कारणों से इस फीचर की शुरुआत पर रोक लगा दी। अगर सुरक्षा के इंतजाम कम लगे तो इस फीचर पर पूरी तरह रोक लग सकती है। अभी इस मुद्दे पर सरकार और कंपनी के बीच बातचीत का दौर जारी है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री को केंद्र सरकार ने 1 साल का सेवा विस्तार दिया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने बुधवार को इस फैसले को मंजूरी दे दी। वो 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अनुभवी अधिकारी हैं। उन्होंने पिछले साल 15 जुलाई को विदेश सचिव का पद संभाला था। मोदी सरकार ने इससे पहले भी कई वरिष्ठ अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया है। कतर की राजधानी दोहा में ईरान और अमेरिका के बीच 2 दिनों तक चली बातचीत खत्म हो गई है। ये वार्ता मुख्य रूप से तकनीकी मुद्दों और आपसी समझौते को लागू करने पर केंद्रित रही। दोनों पक्षों के बीच ईरान की जब्त $6 अरब की राशि जारी करने पर सहमति बनी। इस राशि का उपयोग ईरान अपनी घरेलू जरूरतों और सामान खरीदने में कर सकेगा। बातचीत का एक अहम लक्ष्य हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से समुद्री व्यापार को पूरी तरह बहाल करना है। हालांकि परमाणु कार्यक्रम जैसे बड़े और कठिन मसलों पर फिलहाल कोई ठोस हल नहीं निकला है। ये सभी चर्चाएं परोक्ष रूप से मध्यस्थों के जरिए की गई थी। ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल एक दूसरे से सीधे नहीं मिले। कतर और पाकिस्तान ने इस पूरी प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.